चलिए जी, अब आप ऐसा करें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप देखेंगे 18 खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैंने एक हेडिंग डाली हुई है मास्टर रिवीजन क्वेश्चन। ये पढ़ने में करता हूँ बोर्ड पे। जो लोग बाद में तस्वीरें खींचते हैं वो ना बीच में खींच लेना, क्योंकि मैं मिटा दूंगा, फिर मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होगी, मैं मिटा दूंगा। एसएफपी मिटा दूंगा, वर्किंग्स रहने दूंगा। शुरू में एसएफपी बना रहा हूँ, लेकिन फिर मिटा के मैंने वर्किंग्स में जगह ज़्यादा चाहिए मुझे। तो मास्टर क्वेश्चन पढ़ लें, मैं करता हूँ इंशाल्लाह बोर्ड पे। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, जस्ट एडजस्टमेंट डाल के एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाया। इसमें आपको मैं टैक्स जितना थोड़ा सा समझा सका उतना समझा दूंगा, बाकी IAS 12 पढ़ते हुए। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको भी समझा नहीं सकूंगा टैक्स की, वो IAS 12 पढ़ेंगे तो समझ आएगी। तो वो बस ऐसी जैसे बता रहा हूँ उनको ऐसे ही मान लेना, बाकी इंशाल्लाह सारा समझा के चलता हूँ। पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ। जी, मैं स्लो स्लो पढ़ा था और मैं एंड तक पहुंच गया।
ठीक है जी, करें शुरू। अच्छा, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डाली हुई है मैंने, तो ध्यान एक्टिव रहना यार, मैंने इधर उधर मूव करना है। अच्छा, मैं एसओएफपी एक बार बना रहा हूँ, उसके बाद एसओएफपी बता दूंगा, मुझे जगह चाहिए। पहले एसओएफपी बनाते हैं, और मेरी एडवाइस भी यही है कंसोलिडेशन का सवाल करने के लिए कि हम एसओएफपी बनाएंगे सबसे पहले। मास्टर क्वेश्चन पल्प है, एज एट 2020, और रुपीज है, मिलियन है, थाउजेंड है, क्या है, रुपीज है, वैसे मिलियंस में होता है। नॉन करंट एसेट्स, सवाल में क्या क्या है, पीपीई है, बताएं कितना, 125 प्लस 120, और नॉन करंट में इन्वेस्टमेंट इन एस है, बस वो तो खत्म हो जानी है। उसके अलावा गुडविल भी आ सकती है, कोई नया एसेट भी आ सकता है, तो 2-3 लाइनें खाली छोड़ देनी चाहिए। करंट एसेट्स में आ जाते हैं जी। इन्वेंट्री 18 प्लस 14, आगे। डेटर्स 22 प्लस 24, आगे। अदर रिसीवेबल 11 प्लस 8, आगे। 9 प्लस 9। अच्छा, सवाल पढ़ के ना आइडिया हो जाएगा कि शेयर्स इशू हो रहे हैं या बस कैश इन्वेस्टमेंट है, तो सवाल में है। और सवाल पढ़ के अगर क्लियरली पता चल रहा है तो फिर तो पता चल ही जाएगा। अगर नहीं भी पता चल रहा फिर भी आई एडवाइस कि आप कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रख लेना। जैसे अभी इस सवाल में पॉइंट नंबर 1 में इतना क्लियरली पता चल रहा है कि पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं की हुई, सिर्फ जो कैश पे किया था ना, सिर्फ उतना रिकॉर्ड किया है। तो पेरेंट ने जब इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग ही नहीं की तो कैपिटल प्रीमियम भी क्रेडिट नहीं ना किया अभी, तो वो जो बैलेंस शीट में आ रहा है फिर वो सही नहीं है, तो उसको भी हम अभी ब्रैकेट में रख लेते हैं। 7 0, प्रीमियम 10, आगे। अदर रिजर्व्स वर्किंग 2, रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 3, एनसीआई वर्किंग 4। नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें क्या है जी, डेफर्ड टैक्स है, कितना, 13 प्लस, और 1-2 लाइनें छोड़ दें, कोई नई नॉन करंट भी आ सकती है। करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 16 प्लस 15, आगे। अदर पेएबल्स 14 प्लस 19। तो एसओएफपी पूरी बनाएंगे, हर हेडिंग में ना 1-1 2-2 लाइनों की जगह छोड़ देंगे। इक्विटी में से ज्यादा क्या आना है, नॉन करंट एसेट्स, करंट, इनमें 1-1 2-2 लाइनें खाली छोड़ के हो सकता है कुछ नया आ जाए, और ब्रैकेट खोल के पी प्लस एस, बस अब ब्रैकेट खोलें, अब ये मैदान तैयार हो रहा है। और गुडविल की वर्किंग आपको प्रैक्टिस से अंदाजा हो जाएगा, आधा पौना पेज लग जाता होता है, रिटेन अर्निंग आधा पौना पेज लग जाता होता है, तो हम ये सारी वर्किंग ना साइमल्टेनियसली खोलेंगे। तो मैं अब साथ ही गुडविल की वर्किंग भी खोल लेता हूँ। गुडविल आधा पौना पेज लग जाता होता है, और रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, अदर रिजर्व्स ना मैं यहां बोर्ड पे नहीं कर रहा, वो आप लोग बना लें, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट तो कोई है नहीं, तो अदर रिजर्व्स की तो शक्ल वही रहनी है, पी एस, एस में से प्री माइनस, उस पे 70-80 लगा के इधर, तो अदर रिजर्व्स आप कर लें, मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा। पी एस, तो मैं गुडविल और रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग बोर्ड पे चलाऊंगा। बाकी फिर जो बीच में जरूरत पड़ेगी वो और वर्किंग भी कहीं नुक्कड़ में निकाल लूंगा जगह, लेकिन बोर्ड पे मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूं, गुडविल और रिटेन अर्निंग की वर्किंग और एसओएफपी। जब मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं एसओएफपी मिटा दूंगा। अदर रिजर्व्स आप लोग खुद बना लें, और यहां तक पहुंच के तो फिर मैं वेट कर रहा हूं। अदर रिजर्व में वही 4-5 लाइनें लगनी है, वो बना लें, और इनके लिए तकरीबन पेज बल्कि ये बता ही दें मुझे, एस पर एसओएफपी जी, एक जगह और ले लेता हूं।
बताइएगा फिगर पेरेंट की रिटेन अर्निंग जी एस की 58। चलें ये वर्किंग्स बना लें तो सॉल्व करते हैं। अगर बना ली है तो मैं तो कह रहा हूं अदर रिजर्व सारे करें बीच में से, उसको करके ना 3 लाइनों में निपटा के उसको तो क्लोज करें ना। जो लोग लिख रहे हैं अदर रिजर्व की वर्किंग करके फारिग करें और उसकी फिगर भी मुझे यहां बता दें। वन जीरो रिजर्व फारिग अभी। अब हमने गुडविल और रिटेन अर्निंग की मेहनत करनी है। चले ठीक है जी, बैलेंस शीट की वैल्यूज हमने खाली कर ली। बैलेंस शीट में जो लिखे हुए थे रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग वो भी बैलेंस शीट से हमने देख के खाली कर लिए। अब हम सवाल तरतीब से पढ़ना शुरू करते हैं। और बैलेंस शीट के सवाल का फायदा ये है कि हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, उससे ना सवाल कंट्रोल में रहता है। चले जी, पॉइंट नंबर 1, 70% शेयर खरीदे थे 1 जुलाई 18 को, यानी आज से 2 साल पहले। और क्या तय हुआ था? इमीडिएट कैश भी है, डेफर्ड कैश भी है, कंटिजेंट भी है, शेयर एक्सचेंज भी है और जमीन भी है। तो कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। इमीडिएट कैश कितना जी? 7 पर शेयर। और हम एस के टोटल कितने शेयर्स हैं में से? एस का कैपिटल कितना है? 4000 शेयर्स हैं, उनमें से 70% हम ले रहे हैं यानी 2800। तो इनटू 7 रुपए जी 19600। फिर इसके अलावा हम उनको 4 साल का वादा कर रहे हैं। 1 जुलाई 18 से 19, 20, 21, 22 4 साल बाद का वादा कर रहे हैं। कितने रुपए देने का? 4 इंटू 1.1 पावर -4। कितना? अच्छा, अब आपको मैंने सही अकाउंटिंग जो बताई थी, हमें अब वो पूरी लगानी पड़ेगी क्योंकि एस पेरेंट ने इसकी अकाउंटिंग की ही नहीं है। तो इसकी सही अकाउंटिंग क्या है? गुडविल की वर्किंग में एक्विजिशन डेट की फिगर आ गई और उसको हमने लायबिलिटी बना लिया। और जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भरते जाएंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भरते जाएंगे तो पेरेंट का एक्सपेंस बनता जाएगा और वो जो लायबिलिटी बनाई है वो और फलती फूलती जाएगी। तो चूंकि पॉइंट 1 के अंदर ही इसकी सारी कहानी लिखी हुई है, तो आप ये भी कर सकते हैं, है तो सारा पॉइंट 1 के अंदर ही ना, कि अभी ये सेंटेंस पढ़ा है, पॉइंट तो पूरा पढ़ ही लिया है, हमें कहानी तो पूरी पता चली गई है, अभी ही इस डेफर्ड की पूरी कहानी कर लें, उसके बाद आगे चलें, या फिर जैसे जैसे सेंटेंस की बारी आती जाएगी तब कर लेंगे। तो पूरी कहानी कर लेते हैं। तो डेफर्ड कंसिडरेशन को हमने यहां रिकॉर्ड किया। अब हम ले जाते हैं इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में, और बैलेंस शीट बन रही है 30 जून 20 को। तो इस 7650 में 2 साल की हवा भर लेते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें 2 साल हवा भर लें, और ये भी कर लेते हैं कि इसको 2 साल डिस्काउंट कर लें, तो इसमें हवा भर लेते हैं। तो 7650 में 1.1 2 साल की हवा भर ली, 2 साल कंपाउंड कर लिया, कितना? 9256। और यहां से यहां तक की जो हवा भरी है वो डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। चूंकि पेरेंट ने रिकॉर्ड ही कुछ नहीं किया हुआ तो वो हम अब कर लेते हैं। -9256 -76.0 1606। ये हमने इसका पूरा डेबिट क्रेडिट कर लिया। इस दिन की अमाउंट इन्वेस्टमेंट में, मजीद 2 साल की हवा इंटरेस्ट में, और पूरी अमाउंट मिला के लायबिलिटी में। चलें अगला बुलेट पॉइंट। जी, कंटिजेंट है 3 रुपए, और कंटिजेंट का तरीका ये होता है कि एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू गुडविल की वर्किंग में क्या थी उस दिन की फेयर वैल्यू? 2800 शेयर्स हैं और देने का वादा किया है हमने 3 रुपए, लेकिन उस दिन फेयर वैल्यू कितनी है उसकी? 1.25। अच्छा, ये देने पैसे ये भी 3 साल बाद हैं, 4 साल 2 साल पता नहीं कितने, लेकिन इसकी डिस्काउंटिंग नहीं होती। डिस्काउंटिंग तो तब होती ना जब एक सर्टेन अमाउंट होती है और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं। ये तो फेयर वैल्यू निकालने के अंदर सब कवर्ड है,
तो इसलिए इसकी डिस्काउंटिंग नहीं है। कितना आया 3500, इसको भी पूरा डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं। पेरेंट ने इसकी कोई काउंटिंग नहीं की हुई, तो अब कर ले। क्या करें, गुडविल की वर्किंग में ले आए, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू। आज हम 30 जून 20 पे खड़े हैं और इसी पॉइंट में कहीं आगे लिखा हुआ है कि वो जो शर्त हमने लोगों पे रखी 30 जून 20 में वो हो गई हुई है पूरी, यानी हमने देने ही देने। तो इस बात से क्या पता चल रहा है कि अब इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू पूरी 3 रुपए हो गई है। तो वो हम लायबिलिटी बना लेते हैं, चाहे तो अलग से लिख लें क्योंकि 3 महीने बाद तो दे देने हैं, या चाहे तो इसी में ऐड कर लें। कितनी 3 रुपए इंटू 2800 कितना बना 8400। और इसकी फेयर वैल्यू अपडेशन के ऊपर जो गेन लॉस आता है वो पीएनएल। पेरेंट ने चूंकि अकाउंटिंग की ही नहीं हुई तो हम खुद डाल देते हैं। $8400 माइनस जी 4900। ठीक है जी, यहां से आगे चलें। चौथा बुलेट पॉइंट, हमने उन लोगों को साथ शेयर एक्सचेंज की भी ऑफर की थी और वो भी हमने अकाउंटिंग नहीं की। तो शेयर एक्सचेंज की अकाउंटिंग होती है उस दिन प्रेफरेबली हमारे शेयर्स की वैल्यू। तो हमारे शेयर्स की वैल्यू कितनी थी 32। 2800 शेयर्स उनके लेके अपने कितने दिए 2/5। ये हो गए हमारे शेयर्स और हमारा एक शेयर था 32 रुपए का। कितना हो गया, कितना जी 35। अब चूंकि हमने अकाउंटिंग की ही नहीं तो अब कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इतने से डेबिट, कैपिटल फेस वैल्यू से और ऊपर वाला प्रीमियम क्रेडिट। अपने शेयर्स बन कितने रहे हैं 1120, तो 11200 इधर आ जाएगा और जो ऊपर वाला 24 वो यहां आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट में वो डेबिट, फेस वैल्यू इधर, ऊपर वाला इधर। फिगर्स में कोई परेशानी है तो बताएं। अगला बुलेट पॉइंट लैंड, इसकी भी हमने अकाउंटिंग नहीं की और ये अभी तक हमारी बुक्स में आ रही है। तो इसका तरीका क्या होगा सही, जो इसकी फेयर वैल्यू थी वो इन्वेस्टमेंट में कितनी 10,000 और इसको अब हम बुक्स में से निकाल देंगे। बुक्स में कितने पे आ रही है, ये हमने 8 निकाल दिया और 2,000 का प्रॉफिट एंड डिस्पोजल हुआ, वो यहां आ गया। ये यूआरपी नहीं है, ये एस को नहीं बेची, ये उन लोगों को दिए। ठीक है जी, यहां तक चले। जो कैश इन्वेस्टमेंट थी हमने सिर्फ वो रिकॉर्ड की थी और जितना ब्रोकर को कमीशन दिया था वो रिकॉर्ड किया था। अब इसका क्या करना है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है 21,000।
जबकि ये तो 19,600 बनता है। तो जो बाकी 1,400 रुपए है फिर वो ब्रोकर कमीशन है, तो उसको हमने यहां से हटा दिया क्योंकि यहाँ 21 थोड़ी लिखा है, 19,600 लिखा है, और अब हम उसको यहां एक्सपेंस बना देते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 पूरा हो गया। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी सारी देख लें। पॉइंट 1 पूरा कर दिया मैंने, कोई फिगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। पॉइंट 1 डन। चले जी, पॉइंट नंबर 2। एक्विजिशन डेट पे एस के एसेट्स लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू सब ओके थी, सिर्फ ये दो चीज़ों का मसला है, एक लैंड है और एक प्लांट है। और चूंकि इसने गुडविल की वर्किंग में आना है तो हम उन लाइनों तक तो पहुंचे ना। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है कि प्रोपोर्शनेट पे, तो वैल्यू ऑफ एनसीआई कह के लाइन छोड़ देते हैं। जब इधर टोटल हो जाएगा तो उस पर 30% लगा के यहाँ लिख लेंगे, तो इसलिए एनसीआई कह के मैंने यहाँ ब्रैकेट जगह छोड़ दी। लेस नेट एसेट्स एड एक्विजिशन। एस का कैपिटल 40,000, एस का प्रीमियम 20,000। अच्छा, इतना सारा। अदर रिजर्व्स 4,500। रिटेन अर्निंग्स जी 14,000, और ये 14,000 मैंने यहां भी लिख लिया, लेस फ्री। चले अब पॉइंट 2 करते हैं। लैंड है और ये क्या है, प्लांट। इनकी फेयर वैल्यूज और कैरिंग अमाउंट दी हुई है, तो हमने खुद फैसला करना है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। पहले लैंड की बात करते हैं। बुक वैल्यू 15,000 थी, फेयर वैल्यू 17,000 थी, 2,000 फेयर वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए गुडविल की वर्किंग में ऐड और पीपीई में ऐड कर देते जरूर, लेकिन ये लैंड बिक गई हुई है तो पीपी में ऐड करने की बजाय ये लैंड बिक गई हुई है, एस की रिटेन अर्निंग से लेस। अगर ये लैंड आज भी होती तो पीपी में ऐड करते, अब चूंकि बिक गई हुई है तो एस की रिटेन अर्निंग से लेस। दूसरी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है, प्लान। इसमें फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट 3,000 ज्यादा है, तो इस 3,000 को यहां ऐड और यहां ऐड, वहां ऐड और पीपी में ऐड, और इसकी लाइफ दी हुई आगे तो फिर जी यहां 3,000 ऐड और यहां 3,000 ऐड, और जो इसकी लाइफ दी हुई है तो 2 साल की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन यहां से लेस, कितनी जी 3,000 डिवाइडेड बाय 5, कितने साल गुजर गए 2। 1,200 यहां से लेस और यहां से, ये हो गया पॉइंट 2। पॉइंट 2 की अंग्रेजी पढ़ लें, और इन फिगर्स में कोई परेशानी है तो बताएं।
.3 में कहाँ प्लांट, .2 में प्लांट कहाँ बेचा है? लैंड बेची है ना, तो वो लिख तो लिया इधर। ठीक है, .2 क्या हुआ? चाहे 19 करोड़ की बिकी होती, हमने सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी होती है। और उसकी रीजन ये है, चलें वैल्यू से बता देता हूं। ये लैंड एस की बुक्स में कितने की थी? एस की बुक्स में 15, और बाद में उसने 19,500 की बेच दी, तो एस ने इतना प्रॉफिट कमाया। ग्रुप की नजर में ये 19,500 की बिकी, जबकि ग्रुप की नजर में ये 17 की थी। तो एस इतना प्रॉफिट अपनी रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी ला चुका हुआ है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2,000 ज्यादा शो हो रहा है, तो इसलिए हमने 2,000 कम कर लिया। अब आप 19,500 की बजाय 39,500 की बेच दें, फर्क इन दोनों में 2,000 का ही होना, और वो यही 2,000 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाला है। तो इसलिए जितने की मर्जी बेची, चाहे 950 रुपए की क्यों ना बेची हो, जितने की मर्जी बेची, एस जितना प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर रहा है और ग्रुप की नजर में जितना होना चाहिए, उनमें यही 2,000 का फर्क है। देखें यहां जो भी हो, फर्क इन दोनों की वजह से, तो 2,000 ही हमने रिटेन अर्निंग से लेस करना है। तो 19,500 इररिलेवेंट बात थी। .2 तक ओके। .3 एक्विजिशन डेट पे एस का एक इंटरनली जनरेटेड ब्रांड था जो उसकी बुक्स में अलाउड नहीं था, तो उसकी बुक्स में नहीं आ रहा था। उसकी फेयर वैल्यू पता चलते चलते 4 महीने लग गए, तो कोई बात नहीं, लग गए तो लग गए। तो क्या करें इस 12,000 का? जी यहां ले आते हैं। अच्छा अब मैं गुडविल की वर्किंग इधर ला रहा हूं। ये मेरे ख्याल में बहुत है, इसमें मुझे और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये साइड में मिटा रहा हूं, कुछ करना भी पड़ा तो मैं ज़बानी बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। तो जिन्होंने इसके साथ सेल्फियां लेनी है वो ले लें, मैं फिर मिटाऊं उसको। अच्छा इसको ना नोट करके कितना टाइम बचा लेते हैं और कितनी एनर्जी और कितना पेज बचा लेते हैं, कितना दिमाग बच जाता है? दोबारा सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी क्या करें हम लोग, उस ब्रांड को, ये मैं इससे आगे चल रहा हूँ, इससे नीचे चल रहा हूँ, ब्रांड को हम इज्जत दे के ले आते हैं और 12,000 हम इधर ऐड कर लेंगे और उसको यहाँ पर ब्रांड लिखना है, बेशक इंटेंजिबल लिखना है, दोनों बातें ठीक है। ब्रांड बना के एसेट ले आते हैं और इसकी लाइफ कितनी, तो उस 5 साल की इमोर्टाइजेशन चार्ज कर लेते हैं। $12,000 इंटू 2/5 जी 4,800, यहां से लेस और यहां से लेस। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये वो है जो कल सीखा है। पॉइंट 3 की अंग्रेजी पढ़ लें, इसमें बता दें कुछ पूछना है तो। नहीं कोई बात नहीं, ये मैंने बताया था ना प्रोविजनल अमाउंट्स, कि अगर हमें गुजारा अमाउंट्स पता चल रही हैं तो बाद में जब पक्की पता चल जाएंगी तो यूज कर लेंगे, तो कर ली। .3
पॉइंट 4, एक्विजिशन डेट पे एस की एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी। कैसे पता कंटिंजेंट लायबिलिटी थी? एक तो लिखा भी हुआ है, दूसरा कहा यह हुआ है कि पेंडिंग कोर्ट केस था फॉर विच नो प्रोविजन वाज रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं था, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी। तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि एक्विजिशन डेट पे इसकी फेयर वैल्यू को गुडविल की वर्किंग में लेना है और फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज में लेना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे क्या हुआ। तो 2019 तक तो प्रोविजन बना ली थी, लेकिन हम 20 का सवाल कर रहे हैं, 19 का नहीं कर रहे। 19 का डाटा मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यही वाला सवाल मैंने इनकम स्टेटमेंट में दोबारा डाला है। जब इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा ना एक कंप्लीट पिक्चर दिखाने के लिए, तो मैंने इनकम स्टेटमेंट में इसी सवाल को दोबारा डाला है और 2020 की इनकम स्टेटमेंट बनाई है। तो इसलिए मैंने सवाल के सारे पॉइंट्स काफी हद तक कंप्रीहेंसिव लिखे हैं। तो इसलिए बैलेंस शीट के सवाल में 9000 का कोई काम नहीं है। बैलेंस शीट के लिए क्या है, सेटल हो गया हुआ। तो ये कल जो मैंने आखिरी चीज बताई थी, तो एक्विजिशन डेट के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, ईयर एंड आने तक सेटल हो चुकी हुई है, चाहे कम में चाहे ज्यादा में, बस सेटल हो गई हुई है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या सीखा था कल? एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू गुडविल की वर्किंग में लेस, और चूंकि सेटल हो गई हुई है तो एस की रिटेन अर्निंग में ऐड। तो यहां से लेस कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी थी? 7000, यहां से लेस और एस की रिटेन अर्निंग में ऐड, क्योंकि सेटल हो गई थी। इस 9000 का काम इनकम स्टेटमेंट में जाके आएगा। चले पॉइंट 5 हो गया। पॉइंट 6 ये मैं आपको इस बाकी एडजस्टमेंट करने के बाद कराता हूँ। ये वही है जो इंपेयरमेंट लॉस का मैंने एक बॉक्स छोड़ा हुआ था ना, ये वो है। ये बाकी सारी एडजस्टमेंट से बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7, गुड्स बेची खरीदनी है। तो दो मसले होंगे, एक तो गुड्स का यूआरपी होना है, दूसरा इसमें डेटर क्रेडिटर की एडजस्टमेंट होनी है। पॉइंट नंबर 7 में एक तो टेबल के अंदर ये पता चल रहा है कि स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, फिर उसके अलावा नीचे पैराग्राफ में पता चल रहा है कि पी की बुक्स में नहीं, एस की बुक्स में पी का पेबल आ रहा है 9000, लेकिन वो पी की बुक से टैली नहीं कर रहा। क्यों टैली नहीं कर रहा? गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से। गुड्स इन ट्रांजिट, तो सबसे पहले तो गुड्स इन ट्रांजिट का मसला हल करें ना। इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स मैंने मिटा दी हैं, वो आप कर लें। इन्वेंट्री डेबिट कितनी 4000, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। ये इन्वेंट्री मैंने डेबिट कर दी, क्रेडिटर्स में आप ऐड कर लें 4। अच्छा, ये एस की बुक्स का प्रॉब्लम था कि पी की बुक्स हो? गुड्स इन ट्रांजिट किसकी बुक्स का मसला होता है? बायर की कि सेलर की? बायर की। बायर तक चीजें नहीं पहुंची होती, वही लिखा तो हुआ है, जिसने बेची हैं उसने तो रिकॉर्ड कर ली, जिस तक पहुंची नहीं उसने रिकॉर्ड नहीं की। गुड्स सोल्ड बाय पी बट वर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बाय एस बाद में, तो एस ने परचेज रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। तो अब जब एस परचेज रिकॉर्ड कर रहा है तो इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट कर रहा है। तो अब ये वाला एरर ठीक करने से 9000 किसकी बुक्स में आ रहा है? एस की ना। जाग भी रहे हैं कि नहीं? एस की बुक्स में पेएबल शो हो रहा है 9000। इस 4000 की एडजस्टमेंट डलने से वो 9 ही है या 13 हो गया? तो इसका मतलब सही इंटरकंपनी 13 है। तो उस 13 को यहां से निकाल दें और क्रेडिटर से निकाल दें। जी 4 और 13। और अब टेबल पे वापस आते हैं, यूआरपी करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को चीजें बेची हुई हैं, तो कोई बात नहीं, 2 यूआरपी हो गए। जो पी ने एस को चीजें बेची हैं उन पे यूआरपी कहां से लेस करना है? पी से। और जो एस ने बेची हैं एस से। और लाइन तो बेशक हम एक ही लिख लें, लेस यूआरपी ऑन गुड्स।
हाँ ब्रैकेट दो अलग अलग लगा लेते हैं। पी ने जो चीजें बेची हैं उनके ऊपर यूआरपी निकालना है, कितने रुपए की? हाँ जी 5000 के 9000 जी 9000। कैसे? 5 ये हैं और 4 गुड्स एंड ट्रांजिट है, तो 9000 के ऊपर। तो पी में जो यूआरपी लेस होना है वो 9000 पे होना है 20%, और एस में से जो यूआरपी लेस होना है वो 8000 पे होना है। ये 9000 वाली बात ओके। 5000 जो एस के पास पड़ी हुई है और 4000 वो जो रास्ते में, तो ये क्या बना 1800, ये यहां से लेस, और ये क्या बना 2000, वो यहां से लेस, और दोनों हैं तो स्टॉक के यूआरपी, तो इन्वेंट्री से लेस। जी जनाब 0.7 डन। 0.8 एस ने पी को एक मशीन बेची थी और उसके ऊपर यूआरपी आ रहा है, तो मशीन का यूआरपी यहां से लेस और मशीन से लेस। अच्छा यूआरपी निकालने का तरीका होता है कि प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन पोर्शन माइनस कर दें, तो ब्रैकेट में ही कर लें अगर समझ आती है बात। तो प्रॉफिट कितना कमाया 8000 माइनस इस 8000, क्योंकि डेप्शन का रेट और लाइफ तो बताई नहीं, तो ये देखिए मैं एक काम कर रहा हूं 8000 इंटू 1900 डिवाइडेड बाय 38000। ये क्या किया मैंने, ये प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का पोर्शन निकाल लिया। 38 का एसेट इतना डेप्रिशिएट हुआ है तो वही प्रोपोर्शन मैंने 8000 पे लगा लिया। नहीं तो आप रेट निकालने चाहे, देखें 38000 पे 1906 महीने की डेप्शन चार्ज हुई है, तो आप रेट निकाल लें, 10% रेट आ जाएगा, और फिर 8000 को 10% पे 6 महीने डेप्रिशिएट कर लें, तो यूआरपी कितना बना 7600। और सेलर कौन है एस, तो यहां से लेस और पीपीई से लेस। पॉइंट नंबर 9, पी और एस ने अपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया। पी ने अपनों को किया होगा, एस ने अपनों को किया होगा, और जो पी ने अपनों को किया होगा वो तो बाहर के लोग हैं। एस ने जो किया है उसमें से 70% पी को आना है, और दोनों चूंकि रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं तो हमने पेएबल और रिसीवेबल में से उड़ाना है। एस ने 10% डिक्लेयर किया है, यानी 40000 पे 4000। पेरेंट का इसमें से कितना है
70% यानी 2800। तो वो 2800 पेरेंट के रिसीवेबल में आ रहा होगा और एस के पेबल्स में आ रहा होगा, दोनों जगह से उड़ा दें। इधर से डिविडेंड रिसीवेबल इधर ही आ रहा होगा ना, इसमें थोड़ी आ रहा होगा, इसके अंदर आ रहा होगा, तो यहां से निकाल दें, अदर पेबल्स में से निकाल दें। ये 2800 कैसे बना? एस का कैपिटल 40,000 है, डिविडेंड 10%, 4000, 70% टी को मिलना है, वो उड़ाना है हमने। तो पेरेंट ने अदर रिसीवेबल बनाया होगा, यहां से निकाल दिया, एस के अदर पेबल में आ रहा होगा, वहां से निकाल दिया। पॉइंट नंबर 10 डेफर्ड टैक्स। चला जी, डेफर्ड टैक्स लास्ट चीज, और ये जो मैंने एक इंपेयरमेंट छोड़ा हुआ है उसके अलावा सारा डन। डेफर्ड टैक्स ना मैं आपको IAS 12 जब पढ़ाऊंगा तो तब समझाऊंगा, अभी बस ऐसे ही कह रहा हूं तो मान लें। गुडविल की वर्किंग में हमें एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कैफ पास है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, लेकिन उसको यहां क्यों लिखना है, कितने से लिखना है, ये IAS 12 पढ़ा के बताऊंगा। अभी सिर्फ बस ऐसे ही कह रहा हूं तो इसको मान लें। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में यहां पर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाने लगा हूं। किस अमाउंट पे कितना रेट लगा रहा हूं, बस लगा रहा हूं, IAS 12 पढ़ाते हुए बताऊंगा। और रेट लगा रहा हूं मैं 7 पे, इस 3 पे, इस 2 पे नहीं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि लैंड का गेन टैक्स एग्जेम्प्ट है, इसलिए इस पे नहीं। अच्छा थोड़ा सा बताता हूं अगर समझ आ गया तो, हम गुडविल की वर्किंग में जितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत अगर कैफ याद है तो अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। हम गुडविल की वर्किंग में जितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैरिंग अमाउंट ही चेंज कर रहे होते हैं ना। देखें एस की बुक्स में जो है वो कैरिंग अमाउंट्स हैं, एस अपनी अपनी बुक्स में IAS 12 की अकाउंटिंग कर चुका, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस ले चुका। हम लोग ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एस की कैरिंग अमाउंट को और बढ़ाना या कम करना चाह रहे होते हैं। तो अब अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग अमाउंट्स बदलने लगी हैं तो टैक्सेबल डिडक्टेबल डिफरेंस बदलने लगा है, और टैक्सेबल डिडक्टेबल डिफरेंस बदलने लगा है तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बदलने लगी है। तो गुडविल की वर्किंग में जितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स डाली होंगी उनके ऊपर टैक्स रेट लगा के एक और एडजस्टमेंट डलेगी। 2000 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उस पर लिखा हुआ सवाल में कि टैक्स नहीं है, वरना इसको भी लेता। तो इसको छोड़ दिया, 3000 बढ़ा रहे हैं, 12000 बढ़ा रहे हैं, एसेट्स की कैरिंग अमाउंट बढ़ा रहे हैं, कैरिंग अमाउंट बढ़ रही है, टैक्सेबल डिफरेंस बढ़ेगा, DTL बढ़ेगा, लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट बढ़ा रहा हूं, डिडक्टेबल डिफरेंस बढ़ेगा, DTL कम होगा। तो 3000 प्लस 12000 माइनस 7000 और इसके ऊपर 25%, क्योंकि ये एस के एसेट्स लायबिलिटीज है इसलिए टैक्स रेट एस वाला। ये हमने एस के कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बढ़ाए हैं। कितना बना? 2000। अब ये हमने DTL को और बढ़ाया है, तो गुडविल की वर्किंग में यहां से लेस, और मैंने लायबिलिटी पोर्शन मिटा दिया हुआ है, डेफर्ड टैक्स के ब्रैकेट में 2 और ऐड कर लें। चलिए खत्म हो गई सारी एडजस्टमेंट्स। देखिए ये क्या बना, इसका टोटल देखिए क्या बना। $86,500 और इसका 30% ही हो गया 25,950 और गुडविल आ गई 16,040। चलिए सवाल का लास्ट पॉइंट, मैंने पीछे एक पॉइंट छोड़ा था, पॉइंट नंबर 6। बाकी सारा सवाल खत्म हो गया, सारे ब्रैकेट बंद करने लगे, बस सिर्फ ये लास्ट पॉइंट है, फिर खत्म हो गया सवाल। पॉइंट नंबर 6, 2019 में जरूरत नहीं थी, 2020 में ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा पॉइंट 6 के अलावा बता दे कुछ पूछना है तो फिर मैं पॉइंट 6 बता रहा हूं, आखिरी पॉइंट है बस जी। चलिए पॉइंट 6, ईयर एंड के ऊपर हमने ना सब्सिडरी को एक CGU देख रहे हैं, हम पूरी सब्सिडरी को एक CGU देख रहे हैं कि सब्सिडरी एक CGU है जिसमें हम PPE और गुडविल को शामिल कर रहे हैं। बस ये पॉइंट 6 में लिखा हुआ है कि हम सब्सिडरी को एज अ CGU देख रहे हैं
और उस सीजीयू के अंदर हमें सब्सिडरी के पीपी और गुडविल शामिल करना मुनासिब लग रहा है बस। और इस पूरे सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट 114,000 है। अब हमने इसकी करनी है इंपेयरमेंट टेस्टिंग, और ये हम सारा काम ग्रुप बैलेंस शीट की नजर से कर रहे हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट हो गई 114, इसको कंपेयर करना है किससे? कैरिंग अमाउंट से, सीजीयू की कैरिंग अमाउंट से। तो सीजीयू की कैरिंग अमाउंट निकालते हैं। सीजीयू में क्या क्या शामिल है? एस का पीपी और गुडविल। अच्छा, अब जब एस का पीपी ले रहे हैं ना, किसकी ऐनक लगा के? ग्रुप की। तो एस के पीपी पे ग्रुप की ऐनक लगाएं तो और हां, इसमें ये एस की चीज नहीं है, ये वो है जो लैंड एक हमने बेचनी रिकॉर्ड नहीं की थी, ये एस की चीज है। ये और ये प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इंटर कंपनी एलिमिनेशंस चूंकि आपस की ऑफसेटिंग होती है, तो इस वर्किंग के लिए मैंने ना चैप्टर में वो एक डब्बा भी लिखा हुआ है, वो डब्बा पढ़ाऊंगा ये सवाल समझा के, अभी नहीं, सवाल समझा के समझाता हूं। तो इस कैलकुलेशन में एलिमिनेशंस नहीं लेनी, यूआरपी एलिमिनेशन नहीं लेनी। तो ग्रुप की नजर से जब एस का पीपी देखेंगे तो 120 प्लस 3 माइनस 1200, 1218। अच्छा, सीजीयू में क्या क्या शामिल है? पीपी और गुडविल। आपने अभी ये नहीं लिखना, ये अभी आप नहीं लिखिएगा, इसकी कैरिंग अमाउंट आएगी और फिर इसको कंपेयर करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 114,000, और ये निकलेगा लॉस अगर हुआ तो। जब हम इसको सीजीयू कह रहे हैं तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू यूज होगी। और चलो अगर वैल्यू यूज होगी तो वो होगी कि सब्सिडरी के ये सब मिलके कितना कैश कमा के देंगे, मतलब फुल फ्लैश कितना कैश ला के देंगे, फुल फ्लैश पूरा छुपा हुआ कुछ नहीं, फुल अमाउंट, ये वो रिकवरेबल अमाउंट आ गई। लेकिन इन दोनों में इस अमाउंट को शामिल करने में क्या खराबी है? ये फुल गुडविल नहीं है। एनसीआई प्रोपोर्शनेट होने की वजह से ये फुल गुडविल नहीं है। वो जो एनसीआई की फेयर वैल्यू वाला तरीका बताया था, उसकी साइंस ही ये थी कि ये पूरी गुडविल नहीं नजर आ रही। एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो ये बिल्कुल पूरी गुडविल होती, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे नहीं है तो ये पूरी गुडविल फिर नहीं है। तो हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए स्पेशली इसमें हवा भर के इसको पूरी गुडविल बनाना पड़ेगा। स्पेशली इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए बस भरे हवा। कितना? अब देखें 14471, तो कितना आ गया पेमेंट लॉस? 30714, ये इंपेयरमेंट लॉस आ गया। और अब इस लॉस को बांटने का तरीका क्या था? सबसे पहला शिकार गुडविल। इसी से नीचे चल रहा हूं, इसी से आगे चल रहा हूं, इसी से आगे लॉस को हम एलोकेट कर देते हैं। तो पहला शिकार बनी गुडविल 22,914 और दूसरा शिकार बना पीपीई। कितना? पीपी के हिस्से में कितना आया? 7,800। अच्छा, अब जब ये लॉस बांट दिया ना, तो इसको चार्ज करते हुए इसकी हवा फिर निकाल देनी है, क्योंकि गुडविल है ही 16, तो उसके हिस्से में लॉस 22 थोड़ी आएगा। ये हवा सिर्फ इसलिए भरी थी ताकि ये फिगर सही निकले, वरना ये फिगर ठीक ना निकलती। हवा भरी थी सिर्फ ये फिगर ठीक निकालने के लिए। अब ये फिगर ठीक निकला, अब हवा वापस निकाल लेते हैं और इस 1.1 की फिगर्स डबल एंट्री करता हूं मैं ऐसे, लेस इंपेयरमेंट, गुडविल में से 22 नहीं 16 लेस। 22 कैसे लेस करेंगे इसमें से? और बाकी पीपी वाली, पीपी में से लेस। ये तो हो गए एसेट्स में से माइनस। रिटेन अर्निंग किस कॉलम से माइनस करूं? गुडविल वाली पी में से लेस। क्यों?
क्योंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, मेरे पास वहां जगह नहीं रह गई, नीचे लिख लें लेस इंपेयरमेंट लॉस गुडविल, पी वाले कॉलम में से लेस, और इंपेयरमेंट लॉस पीपीई वो एस वाले कॉलम में से लेस। लेस इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का पी वाले कॉलम से लेस 16040 और पीपीई वाला 7800 एस में से लेस। तो पीपी कैसे में कुछ रहा था? हाँ तो देखें, अच्छा अगर ये हवा भरने के बाद पता चलता कि इंपेयरमेंट लॉस है बस 10,000, सिर्फ 10,000, तो हम 7,000 गुडविल को चार्ज कर देते, बस बाकी खत्म। हवा भर गई थी। हाँ हाँ देखो हवा भरने से आ गया 144, अब रिकवरेबल अमाउंट थी लेट से 134, 10,000 लॉस आ गया। अब ये 10,000 का लॉस सारा का सारा गुडविल में संभाला जाएगा, पीपी के हिस्से में नहीं आएगा। गुडविल के हिस्से में 10,000 लॉस आ गया, लेकिन चार्ज में 7,000 लिखेंगे। हाँ जी, इंपेयरमेंट वाली वर्किंग ओके। अच्छा अब ना आप सिर्फ जबानी एक वर्किंग सोल्यूशन से देख लें, क्योंकि वो समझाई नहीं है अभी, वो IAS 12 में है। सिर्फ अगर इतना समझ आता तो ठीक है कि हमने जितनी एडजस्टमेंट्स खुद से रिटेन अर्निंग में डाली हैं वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से खुद डाली है ना। पी और एस अपने अपने तौर पे टैक्स कैलकुलेशन कर चुके थे, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन। हमने खुद से जो एडजस्टमेंट्स डाली हैं उनका टैक्स भी हमें खुद डालना पड़ेगा। तो ये आप सोल्यूशन में ही टैक्स की वर्किंग देख लें, मैंने इन्हीं फिगर्स को दोबारा लिखा, उनके ऊपर टैक्स रेट लगाया और उसको टैक्स एक्सपेंस बना के तो डेफर्ड टैक्स में ऐड कर दिया बस। बाकी ये सारी वर्किंग समेट देंगे तो सवाल खत्म। चलो जी, ये मास्टर क्वेश्चन SOFP डन। अब कल मैं आपको इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट कराता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।